हेलो गाइस, तो कैसे हो। मैं आ चुका हूँ और एक नए सीरीज के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होता है और हमें 1300 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम कुछ हीरोज को देखते हैं जो कुछ मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी ये लाल बालों वाला हीरो कहता है कि धत तेरी की, ये तो एक के बाद एक आ रहे हैं। तभी उसके साथी कहते हैं आखिरकार ये शुरू हो गया, डिजास्टर गॉड का जन्म हो रहा है। तो वो लाल बालों वाला बंदा कहता है कि ऐसा लगता है कि हम इस बार भी समय से नहीं पहुंच पाएंगे, इसमें कोई भी मदद नहीं की जा सकती। इसे सील करने के लिए हमेशा की तरह हमें अपनी जान पर खेलना होगा। लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं। एमसी अटैक करने के लिए रेडी होता है और कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी एमसी उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वो हीरोज भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने जिन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक किया था वो सारे मॉन्स्टर एक ही अटैक में मारे जाते हैं। और फिर एमसी स्माइल करते हुए अपने टीममेट से कहता है कि तुम इन कमजोरों के सामने इतना स्ट्रगल कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एमसी और उसके टीममेट्स के पास और दो साथी आते हैं और कहते हैं कि अभी अभी जो हमला हुआ था वो क्या था। ऐसा सोचना कि आपके एक ही हमले से कैलेमिटी डीमंस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और तभी उनमें से एक टीममेट कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे एक ही हमले से वो छोटे कैलेमिटी डीमंस खत्म हो जाएंगे। तो दूसरा साथी कहता है कि 100 मैन यूनिट में तुम्हारी एबिलिटी एक एक्सेप्शन थी, लेकिन तुमने जो अभी किया वो बिल्कुल ही अलग लेवल का था। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम। एमसी कहता है कि मैंने 108वीं एबिलिटी ली और इसे अपना बना लिया। और ये सुनकर एमसी के जितने भी टीममेट्स होते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि फिर से बाहर आने लगते हैं। और असल में जमीन के अंदर एक दरार होता है जिसमें से वो सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे होते हैं। तो एमसी के एक ही अटैक से जितने भी मॉन्स्टर्स बाहर आए थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन हमें फिर से दिखाया जाता है कि उस दरार से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। एमसी भी कहता है कि वो एक के बाद एक अपीयर हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एमसी फिर से उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है जिसे देखकर वो टीममेट्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो एमसी कहता है कि मैंने 108वां एबिलिटी हासिल किया है और मैं अब ओमनीपोटेंट एब्सोल्यूट किंग बन रहा हूँ। तो मैं खुद से इन कैलेमिटी डीमंस को हराऊंगा। तुम लोग सब मेरे पीछे छुप जाओ। और तभी हम देखते हैं कि एमसी अकेले ही उन मॉन्स्टर्स के दरार की तरफ आगे जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि उस दरार में से लावा बह रहा होता है और उसी लावा में वो मॉन्स्टर्स अपने अंडे दिया है जिससे कि वो छोटे छोटे कैलेमिटी डीमंस बाहर आ रहे थे। तो एमसी उन सभी को देखकर कहता है कि वो मॉन्स्टर्स जो ह्यूमन को खाते हैं, मैं इस तरह के मॉन्स्टर्स को मास प्रोड्यूस करने नहीं दे सकता। माफ करना, तुम रिप्रोड्यूस करने के करीब हो, लेकिन मैं तुम्हें उस दरार से बाहर खींच लूंगा। और ये कहते हुए एमसी एक अटैक कर देता है जिससे एमसी अपने मैजिक के वजह से उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे उस दरार से बाहर खींच लेता है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि साइज में बहुत बड़ा होता है। उसके सामने एमसी चींटी की तरह दिख रहा है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। तो एमसी भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी फिर से हम एमसी को देखते हैं। एमसी उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम मरोगे। और तभी एमसी जंप कर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर हमें बताया जाता है कि हर 300 साल में कैलेमिटी डीमंस का डिजास्टर गॉड अपीयर होता है और डिजास्टर गॉड्स ऐसे मॉन्स्टर को रिप्रोड्यूस करता है जो ह्यूमंस को खाते हैं। तो ह्यूमैनिटी उन बीस्ट से लड़ रही है क्रिएशन के एज से। और जो लोग कैलेमिटी डीमन से फाइट करते हैं उसे 100 मैन यूनिट कहा जाता है। तभी हम देखते हैं कि एमसी जंप कर उस मॉन्स्टर के दूसरी तरफ आ जाता है और एमसी उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर देता है जिसे वो मॉन्स्टर डॉच नहीं कर पाता। और तभी हमें बताया जाता है कि 100 मैन यूनिट के लोग 300 साल बाद रेनकार्नेटेड होते हैं कैलेमिटी डीमन से फाइट करने के लिए। और हम अपनी जान को खतरे में डालकर कैलेमिटी डीमंस को हर 300 सालों में सील कर देते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के अटैक की वजह से वो कैलेमिटी डीमन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी आधी बॉडी जल जाती है। एमसी कहता है कि पुराने टाइम
में इसे सील करना खत्म हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर एमसी अपना पावर अप करने लगता है और एमसी अपने अटैक को रेडी करते हुए सोच रहा होता है कि 108वां एबिलिटी ओमनीपोटेंट के पावर को एक ही बार रिलीज किया जा सकता है, तो मैं इस अटैक में अपनी पूरी पावर लगा दूंगा। लेकिन तभी एमसी के पीछे से एमसी के ऊपर अटैक हो जाता है, जिससे कि एमसी डॉज नहीं कर पाता और वो बहुत ज्यादा शॉक होता है और वो सोचता है कि क्या क्या हो गया, आखिर पीछे से हमला किसने किया। और हम देखते हैं कि वो हमला इतना भयानक होता है कि एमसी के सारे बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि एमसी जमीन पे गिरा हुआ होता है, तभी एमसी के पास उसी का साथी आता है, ये लाल वालों वाला बंदा जिसका नाम मरेडी होता है। तो एमसी कहता है कि मरेडी क्यों। फिर हम मरेडी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए एमसी से कहता है कि मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता कैलेमिटी डीमंस को मारने का, इसीलिए मैं इस 108 एबिलिटी को अपने लिए लूंगा और भी मैं तुम्हें एक कर्स दूंगा जिससे कि रेनकार्नेशन की मदद से तुम रेनकार्नेटेड ना हो। और तभी मगरेडी एमसी को जमीन पर पटक देता है और मगरेडी स्माइल करते हुए एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुमने अच्छा सर्व किया एब्सोल्यूट किंग। और फिर मगरेडी कहता है कि मैं तुम्हें उन कैलेमिटी डीमंस के साथ एबीएस के अंदर सील कर दूंगा। तो हम देखते हैं कि मगरेडी एमसी को उसी दरार के अंदर फेंक देता है। एमसी उस दरार के अंदर गिरते हुए अपने टीममेट्स को देखता है, तो देखता है कि उसके टीममेट्स स्माइल कर रहे होते हैं, जिससे कि एमसी को पता चलता है कि उसके सारे साथी मिलकर एमसी को धोखा दे चुके हैं। और तभी दिखाया जाता है कि एमसी उस दरार पर गिर जाता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी उस दरार के ऊपर गिर रहे होते हैं। तभी उस दरार को सील करने वाले मैजिकल सर्कल कास्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से वो सारे मॉन्स्टर्स रॉर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम उस दरार के बाहर का सीन देखते हैं, वो सभी हीरोज के टीम उस दरार को सील कर रहे होते हैं। हम मगरेडी को देखते हैं जो अपने टीममेट से कहता है कि ठीक है, तो अब हम इसे सील कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ही मगरेडी और उसके साथी मिलकर उस दरार को सील करते हैं, उनकी बॉडी वैनिश होने लगती है। और गाइस, इस सीन को देखकर तुम लोग ये मत समझना कि वो लोग मारे गए हैं, बल्कि ये पहले ही बताया गया है कि उनका काम है सिर्फ 300 साल बाद रेनकार्नेटेड होकर कैलेमिटी डीमंस को सील करना। तो उन्हें जैसे ही सील कर दिया गया, उनकी बॉडी वैनिश होने लगी। अब जब भी 300 साल बाद कैलेमिटी डीमंस वापस से अपनी सील को ब्रेक करके जमीन पे आने लगेंगे, तब फिर वो लोग रेनकार्नेटेड हो जाएंगे। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है। एमसी कहता है कि तुम लोगों ने अपनी पूरी जीवन की कीमत पर मुझे उन कैलेमिटी डीमंस के साथ ही सील कर दिया जिन्हें हम डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे। अभी एमसी सोचता है कि वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि कैलेमिटी डीमंस को मारा जाए और सच्ची शांति के लिए इस दुनिया में आए, लेकिन क्यों कैलेमिटी डीमंस हर 300 साल में अर्थ के ऊपर आते हैं, तो क्या ये उनके लिए फायदेमंद है? इसीलिए वो लोग कैलेमिटी डीमंस को नहीं मारना चाहते हैं। तभी हमें उस डिजास्टर गॉड को दिखाया जाता है जो कि कैलेमिटी डीमंस का लीडर होता है। वो एमसी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में रोर कर रहा होता है। तो एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए हम लोग साथ में रहेंगे। तो हम उस डिजास्टर गॉड को देखते हैं, वो गुस्से में रोर कर रहा होता है और उसके मुंह से लार भी आ रहा होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर एमसी को खाना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक नहीं करता और रुक जाता है। तो एमसी कहता है कि आखिर तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? इतने कम अकल वाले मॉन्स्टर्स की भी दुख भरी कहानी होती है क्या? अभी एमसी बताता है कि कैलेमिटी डीमंस और उसके बच्चे हर मुमकिन तरीके से मुझ पर अटैक करते रहे, और जैसा कि मगरेडी ने कहा था, मुझे इमोर्टलिटी का कर्स मिला। और हम देखते हैं कि वो सारे कैलेमिटी डीमंस के बच्चे एमसी को नोच नोच कर खाने लगते हैं, और एमसी दर्द की वजह से बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। एमसी कहता है कि भले ही मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई हो, मेरी मांस को खा लिया गया हो, लेकिन मेरी बॉडी तुरंत ही रिजनरेट हो गई। और हमें 1200 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। तो हम एमसी को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन अब एमसी की बॉडी डीमंस की तरह दिखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एमसी अपनी आंखें खोलता है और
उठते हुए कहता है कि चाहे कितने भी साल पार क्यों ना हो जाए, मेरी बदले की भावना कभी नहीं मिटेगी। उन गद्दारों के खिलाफ, मेरे भाग्य के खिलाफ और इस जनरेशन के खिलाफ मैं फिर से उठूंगा और मैं तुम्हें सबमिट करूंगा। तो फिर एमसी सोचता है कि इसीलिए मुझे मरना होगा। और तभी एमसी देखता है कि उसके सामने बहुत ज्यादा लाइट ग्लो करने लगता है और वो लाइट से आवाज आता है कि प्लीज रिटर्न आ जाओ। और ये सुनकर एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी वो लाइट फिर से कहता है कि अब मैं तुम्हारे सोल को बुलाऊंगा तुम्हारे वेसल के अंदर। और तभी हम देखते हैं कि वो लाइट एमसी के सोल को बाहर निकाल लेता है और तभी सीन चेंज होता है। तो हम एक लड़के को देखते हैं जो कि जमीन पे गिरा होता है और इसी लड़की के बॉडी में एमसी अब रिइंकार्नेटेड हो चुका है। तो एमसी सोचता है कि बहुत बदबू आ रही है, क्या इस वेसल ने उल्टी कर दी है, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तभी हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कि एमसी को इस बॉडी को बुली कर रहे थे। वो कहते हैं कि उसे देखो, वो अभी भी नीचे गिरा हुआ है। तो उसका और एक साथी कहता है कि ओ वैसे वो अभी तक मरा नहीं है। तो वो बुली कहता है कि इसके जैसे लड़के के लिए मैं खुद को एक मर्डरर नहीं बना सकता। तभी वो बुली एमसी को पैर से मारने लगते हैं और उसे उठाने लगते हैं। तो उस बुली का एक साथी कहता है कि आखिरकार वो अभी भी जिंदा है। तो उन पुलिस के लीडर कहता है कि हमें टेंशन में डालने की सजा के तौर पर चलो एक बार फिर से हम उसे उस तालाब में डुबा देते हैं। तो एमसी अपने आंखें खोलता है और उन पुलिस को देखते हुए सोचता है कि ये लोग कौन है। तभी एमसी के अंदर उसके बॉडी की कुछ मेमोरीज आती है और हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस एमसी के जो बॉडी का पास्ट ओनर था उसे किस तरह से बुली कर रहे थे और पानी में डुबा डुबा के मार रहे थे। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम जोशुआ होता है। वो लोग उस पुलिस से कहते हैं कि तुम लोग काफी ज्यादा सॉफ्ट हो। तभी वो एक इंजेक्शन ले लेता है। तो फिर एक बुली उस इंजेक्शन को देखकर थोड़ा शौक होता है और कहता है जोशुआ कहता है कि मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि इसे किस तरह से करते हैं। जो लोग इस ड्रग को लेते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हिलेरियस डांस करते हैं और एक बार के बाद तुम निश्चिंत रूप से इस ड्रग की आदी हो जाओगे। तो हम एमसी को देखते हैं जो कि इस ड्रग के बारे में सुनकर डर जाता है और कहता है कि रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो। लेकिन तभी हम जोशुआ के साथी को देखते हैं, वो सभी लोग बहुत तेजी से आते हैं और एमसी को पकड़ लेते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि चलो इसी तरह रहो। तो एमसी उनसे भीख मांग रहा होता है और कहता है कि प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि जोशुआ नहीं रुकता और एमसी को वो ड्रग इंजेक्ट कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही एमसी की बॉडी में वो ड्रग इंजेक्ट होता है एमसी उल्टी कर देता है। जोशुआ हंसते हुए कहता है कि आखिर ये तुम्हारी कौन सी हरकत हुई, तुम तो बिल्कुल पपेट्स की तरह डांस कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि एमसी वहीं पे जमीन पे गिर जाता है और असल में वो जमीन पे गिरता नहीं बल्कि मारा जाता है क्योंकि वो ड्रग एमसी के लिए ओवरडोज हो जाता है। तभी इस बॉडी का ओनर मारा जाता है। तो फिर एमसी की जो वो सोल होती है वो इस बॉडी में रेनकार्नेटेड हो जाती है। तो अब सीन प्रेजेंट में आता है और जोशुआ एमसी से कहता है कि तुम्हें रेस्ट करने के लिए किसने कहा। वो लोग एमसी को मारने लगते हैं और कहते हैं कि जल्दी करो और उठ जाओ और अपने मरने दम तक नाचते रहो। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी कहता है कि अच्छा तो ये लोग मुझे बीमार करते हैं। तो जोशुआ का साथी कहता है कि अभी तुमने क्या कहा। तो हम एमसी को देखते हैं जो स्माइल करता है। तो हम जोशुआ को साथी को देखते हैं, वो गुस्सा हो जाता है और एमसी को पकड़ते हुए कहता है कि हे तुम इतना ज्यादा किससे चिपके हुए हो। तभी एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता है और बहुत टाइटली पकड़ता है और कहता है कि मैं सिचुएशन को अच्छी तरह से नहीं समझता हूँ, लेकिन एक बात साफ है तुम लोग। और तभी हम देखते हैं कि वो जोशुआ का साथी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। एमसी कहता है कि तुम लोग कचड़े हो और तभी एमसी स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि तुम जैसे कचड़ों को पनिशमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हम उसे देखते हैं, वो गुस्सा हो जाता है, एमसी के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें कचरा कह रहे हो, तुम्हें ये एरोगेंट मुंह वहां से मिला है ना। तो हम एमसी को देखते हैं जो एकदम शांत होता है और सोचता है कि जो मैजिक अभी इस बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो बहुत कमजोर आइस मैजिक है। और तभी जोशुआ का साथी एमसी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें असली दर्द दिखाऊंगा। लेकिन तभी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और देखता है कि एमसी अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। एमसी ने अपने आइस मैजिक की मदद से उसके एक हाथ को जमा दिया होता है। तो फिर वो डरते हुए कहता है कि तुम क्या हो। तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि अब तुम एस्केप नहीं कर सकते। और तभी एमसी अपने हाथों में आइस का गॉन्टलेट बना लेता है और उस बुली के ऊपर अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं जैसे ही एमसी का पंच उस बुली को लगता है वो बुली बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और एक ही पंच से वो बुली एमसी के सामने नॉक हो जाता है और वो बुली दर्द के मारे चिल्लाने
आने लगता है और ये देखकर जोशुआ और उसके साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो जोशुआ कहता है कि एमसी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो हम एमसी को देखते हैं। एमसी सोचता है कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर, ऐसा लगता है कि वो अपने स्ट्रेंथ को यूज करना नहीं जानता था और वो ये भी नहीं जानता था कि अपनी पावर का यूज किस तरह करे। इसीलिए जब उस पर इस लेवल से अटैक किया गया तब भी वो कुछ नहीं कर पाया। तो फिर एमसी अपने हाथ से उस आइस गॉन्टलेट को हटा देता है और कहता है कि वो काफी कमजोर था। तो फिर एमसी बाकी तीनों बुलिस को देखते हैं जो एमसी को देखते हुए बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन एमसी फिर से अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन तीनों के सामने आइस को अपीयर कर देता है, जिससे वो लोग डर के मारे फिर से रुक जाते हैं। तो वो पुलिस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या। तभी वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि एमसी उनके ही तरफ आ रहा होता है, जिस वजह से वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तो हम एमसी को देखते हैं। एमसी थोड़ा सोचता है और एमसी उस पुलिस से कहता है कि हे, तुम अपने कपड़े मेरे हवाला कर दो और मेरे कपड़े को खुद से बदल लो। और ये कहते हुए एमसी काफी ज्यादा डरावना फेस बनाता है, जिससे कि उन पुलिस की हालत खराब हो जाती है। और फिर एमसी जोशुआ से कहता है कि और तुम्हारी जैकेट मेरे लिए टॉवल के तौर पर काम करेगी। और फिर हम देखते हैं कि एमसी अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है। तो एमसी कहता है कि अच्छा, तो ये ठीक रहेगा। अब तुम लोग मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम लोग दलदल में डूब जाओगे। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग एमसी की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तो हम जोशुआ को देखते हैं जो एमसी से माफी मांगते हुए कहता है कि ठीक है, हम गलत थे, तो प्लीज हमें माफ कर दो। तो एमसी कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। और फिर एमसी स्माइल करते हुए उस टाइम को याद करता है जब जोशुआ एमसी को वो ड्रग्स दे रहा होता है। और एमसी स्माइल करते हुए जोशुआ से कहता है कि तुमने अनगिनत जाने ली है ना। तो ये सोचना कि माफी पाने के लिए सिर्फ माफी मांगना ये तुम्हारे लिए काफी है, तो ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है। तो ये सुनकर जोशुआ और भी ज्यादा शौक हो जाता है। जोशुआ फिर से डरते हुए अपने घुटनों में आ जाता है और कहता है कि रुको, ये मेरी गलती नहीं थी, ये सब जोशुआ की गलती थी। वो लोग ही हमें ऑर्डर देते थे। और गाइस, मुझे थोड़ी सी नेम प्रोनाउंस करने में मिस्टेक हो गई है। असल में ये जो बंदा अभी एमसी से माफी मांग रहा है ये जोशुआ नहीं है, बल्कि उसका एक साथी है। तो ये बंदा कहता है कि हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो एमसी सोचता है कि वो कमीना जोशुआ। तभी फिर ये लड़का एमसी को बताता है कि यहाँ तक कि जिसने तुम्हारे नाम को उस गेम में रिकमेंड की थी वो जोशुआ ही था, और उस गेम का नाम लियाम्स डिसेंडेंट गेम था। तो फिर एमसी उस बंदे से कहता है कि लियाम डिसेंडेंट्स गेम, तो इसे एक्सप्लेन करो। और गाइज, मैं तुम्हें बता दूं कि एमसी के पास्ट लाइफ में एमसी का नाम ही लियाम था। तो वो बंदा एमसी से कहता है कि तुम्हें गेम के नियम पता होने चाहिए। तो फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में डरावना फेस बनाते हुए उससे कहता है, तुमसे जो पूछा गया है उसका जवाब दो। तो वो भी डरते हुए कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। और फिर वो बताता है कि ये गेम रॉयल मैजिक एकेडमी की स्टूडेंट्स के बीच में होता है। जो भी स्टूडेंट्स उस लियाम के डिसेंडेंट के रूप में चुना जाता है, पूरा स्टूडेंट ग्रुप उसे अलग अलग तरीके से पनिश करते हैं। तो एमसी शौक होते हुए कहता है लियाम हिल। तभी वो बंदा भी शौक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते। तो वो लड़का कहता है कि यहाँ तक कि एक बदमाश बच्चा भी जानता है कि वो गद्दार लियाम हिल की कहानी क्या थी। वो 99 हीरोज से डिफीट हुआ था, वो इस पूरे टाइम का सबसे बुरा विलन है। और ये सुनकर एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसके इमेज को पूरा तरह से उल्टा कर दिया गया था। तो फिर एमसी एकदम शांत होता है और अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि तो वो झूठे विजेता उन लोगों ने एक घटिया हिस्ट्री क्रिएट की है। और तभी हम एमसी को देखते हैं जो स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं हिस्ट्री को सही करूंगा। तभी वो पुलिस बताते हैं कि एमसी जिस घर के सामने खड़ा है वो एमसी का ही घर है। तो फिर एमसी अपने घर को देखने लगता है। तो वो पुलिस आपस में बात करने लगते हैं कि ये एक खंडर से कम नहीं है। तो वो पुलिस एमसी से पूछता है कि आखिर तुमने हमें अपना घर का रास्ता दिखाने के लिए क्यों कहा। तभी एमसी उनसे कहता है कि सुनो, तुम लोग आज अपने घर जा सकते हो। वो लोग भी चैन की सांस लेते हैं। तभी एमसी उससे कहता है कि लेकिन ये मत सोचना कि ये अंत है। तो वो लोग फिर से डर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एमसी अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी एमसी अपने घर का जैसे ही गेट खोलता है, एमसी का बटलर कहता है कि योर हाइनेस, आप पहले ही घर वापस आ गए। तो एमसी सोचता है कि योर हाइनेस, क्या ये वेसल रॉयल ब्लड है। और एमसी सोचने लगता है कि उस बुली की मेमोरी के सिवा मैं इस ब्रेन से और कोई भी मेमोरी नहीं निकाल सकता। तो इससे हमें यही पता चलता है कि एमसी अपने बॉडी के पास्ट मेमोरीज की सिर्फ कुछ टाइम के ही मेमोरीज को निकाल पाया है, और वो टाइम सिर्फ जो
एमसी बुली हुआ है वही था। तो एमसी सोचता है कि क्या ये उन मेमोरीज को रिजेक्ट करना है। फिर एमसी अपने बटलर से पूछता है कि मेरा लाइनेज क्या है। तो वो बटलर बताता है कि आप किंगडम के 8 प्रिंस हो। तो एमसी कहता है कि क्या प्रिंस को महल में नहीं रहना चाहिए। तो वो बटलर थोड़ा शांत हो जाता है। तो एमसी सोचता है कि लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन तभी एमसी याद करने लगता है कि उसे बुली किया जा रहा था। तो एमसी सोचता है कि लेकिन रुको, वो लोग एक रॉयल ब्लड को इस तरह से कैसे ट्रीट कर रहे थे। तो फिर एमसी अपनी रूम की तरफ जाने लगता है और कहता है कि खैर मैं इसे अभी छोड़ देता हूँ, वैसे भी ये बॉडी अभी बहुत ज्यादा वीक है। अभी एमसी का जो बटलर होता है वो कहता है कि प्लीज रुक जाइए मेरे लॉर्ड, आपको आज क्या हो गया है, प्लीज वापस आ जाइए, आज आप बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन की तरह दिख रहे हैं। तो एमसी सोच रहा होता है कि क्या एक मात्र बटलर रॉयल्टी की वर्ड पर सवाल उठा रहा है, क्या तुम इसे तुच्छ समझते हो। तो वो बटलर टेंशन में आ जाता है और कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्या आप परेशान हैं। तो एमसी कहता है कि मेरा ऐसा दिखावा करने का कोई भी इरादा नहीं था, ये पर्सन शुरू से ही। और फिर एमसी कहता है कि दुर्भाग्य से तुम जिस काय को जानते थे वो काय अब मर चुका है, और एमसी की जो वेसल बॉडी है उसका नाम काय था। तो वो बटलर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या। तो एमसी उस बटलर से कहता है कि इस टाइम से तुम अपने आप को दूसरे पर्सन को सर्व करने जैसा सोचो। और ये कहते हुए एमसी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तो फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं कि एमसी अपने बेड पे सो रहा होता है। तो फिर एमसी सोते हुए एक सपना देखता है जिसमें कि 2100 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि मगरेडी और उसकी छोटी बहन मॉन्स्टर से घिरे हुए होते हैं। हम देखते हैं कि मगरेडी स्वॉर्ड लिए वो होता है और कहता है कि मैं जानता था ये हमारे लिए बहुत जल्दी है, भले ही तुम ऐसा कहो लेकिन। और तभी मगरेडी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उन मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर ने मगरेडी के ऊपर अटैक कर दिया है जिसे वो डॉज नहीं कर पाता, और उस अटैक की वजह से मगरेडी बहुत दूर जाके गिर जाता है। तो फिर मगरेडी की जो बहन होती है वो मगरेडी को आवाज देने लगती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उन मॉन्स्टर्स के टेंटिकल्स मगरेडी की छोटी बहन को भी पकड़ लेते हैं। और मगरेडी की छोटी बहन काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है लेकिन मगरेडी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ पा रहा होता है। हम मगरेडी को देखते हैं जो कहता है कि रुक जाओ, मिमीना पर हाथ मत लगाओ। अभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ऊपर में एक ब्लास्ट होता है और असल में मगरेडी और उसके बहन अंडरग्राउंड में फाइट कर रहे थे। तो फिर एमसी उस गुफा को तोड़ते हुए अटैक करता है। एमसी के एक अटैक से वो सारे मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फिर एमसी उन सब लोगों से कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने तुम लोगों के लिए थोड़ी सी टाइम बचा दी है। फिर एमसी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग आधे मर चुके थे है ना मगरेडी। तो फिर वो लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो हम एमसी को देखते हैं। तभी एमसी उस गुफा के अंदर आता है। तो मगरेडी कहता है कि तुमने मेरी जान बचा ली, हालांकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद पर भरोसा नहीं करूंगा, हालांकि मैंने खुद ही ये काम किया। तो एमसी कहता है कि अब जब तुमने इसका जिक्र किया तो तुम इस तरह से बचकानी बात क्यों कर रहे हो। और फिर एमसी मगरेडी को हील कर देता है। एमसी कहता है कि खैर जो भी हो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। और मिमीना के बारे में क्या, तुम लोग इनहेंसमेंट मटेरियल इकट्ठा करने जा रहे थे है ना। तो मगरेडी कुछ भी नहीं कहता। तभी एमसी अपना हाथ मगरेडी की तरफ बढ़ाता है। तो फिर मगरेडी कहता है तुम मुझे कभी कभी गुस्सा दिलाते हो लेकिन तुम मेरे और मिमीना के प्रोटेक्टर हो। और फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और मगरेडी कहता है कि मैं इस कर्ज को कभी नहीं भूलूंगा। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है और एमसी अपनी आंखें खोलता है और थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है कि तो ये एक सपना था। और एमसी उठते हुए कहता है कि मुझे उन गद्दार कमीनों को ढूंढना होगा और वो लोग मुझसे जो पावर चाहते हैं उसे वापस ले ले। तभी एमसी विंडो की तरफ देखता है और कहता है कि लेकिन पहले सबसे पहले अच्छा ये होगा कि पहले मैं काय के एहसान को मानूं और उसके लिए कुछ करूं। आखिरकार उसने अपने बॉडी को मुझे वेसल के तौर पर सौंप दिया, तो फिर मुझे काय के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा उसका एहसान उतारने के लिए। फिर सीन चेंज होता है तो हम एमसी को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तो एमसी अपने ब्रेकफास्ट को देखकर कहता है कि ये ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल कल के मेन्यू जैसा है और इसका टेस्ट भी बहुत बुरा है। और फिर एमसी सोचता है कि मेरा ब्रेकफास्ट एक बटलर बनाता है जो कि कोई प्रोफेशनल कुक नहीं है और वहाँ पे कोई और का कोई भी निशान नहीं है। तो फिर एमसी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये एक प्रिंस का लाइफ है। तभी हम एमसी के बटलर को देखते हैं जो एमसी से माफी मांगने लगता है
है और कहता है कि प्लीज रुक जाइए। एमसी अपने बटलर से कहता है कि क्या तुम्हारा कोई प्राइड नहीं है, मुझसे माफी मांगना बंद करो। और फिर एमसी अपना ब्रेकफास्ट करते हुए सोच रहा होता है कि मेरे मील्स के क्वालिटी को सुधारना होगा। फिर सीन चेंज होता है तो हम एमसी को देखते हैं जो अपने यूनिवर्सिटी गया होता है। वहाँ पे एमसी सोच रहा होता है कि मैं इस बॉडी के एनिमीज को कैसे ढूंढूं। अभी हम जोशुआ को देखते हैं जो एमसी की तरफ आते हुए एमसी से कहता है कि तो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम यूनिवर्सिटी में रहोगे। तो एमसी जोशुआ को देखकर सोच रहा होता है कि तो वो जोशुआ है जो सिर्फ एमसी को बुली करता है। तो जोशुआ एमसी के पास आते हुए एमसी से कहता है कि मैंने सुना कि कल तुमने उन लोगों को बहुत परेशान किया, क्या तुम बहक गए हो। तो फिर हम जोशुआ को देखते हैं जो स्कूल के सभी स्टूडेंट से कहने लगता है कि लियाम के डिसेंडेंट को छोड़ने का तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ, ये तो अनफॉरगेटेबल है। तो हम देखते हैं कि स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स भी जोशुआ का सपोर्ट करने लगते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि चलो सब मिलकर एमसी को उसका जगह दिखाते हैं। तो जोशुआ उन सभी से कहता है कि हाँ इसे वैसा ही करो जैसा कि तुम सब करते हो। तो हम देखते हैं कि स्कूल के सारे स्टूडेंट्स एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि एमसी हमें देखकर वहीं पे जम गया है, क्या वो खुद को गीला नहीं करने वाला। और एमसी सोच रहा होता है कि इस बॉडी के पास्ट ओनर ने इन सभी दर्द को अकेले झेला। और हम देखते हैं कि एमसी के सर से खून आ रहा होता है क्योंकि स्कूल के सारे स्टूडेंट्स ने पत्थर फेंककर एमसी को मारा होता है। तो हम एमसी को देखते हैं एमसी एकदम ही शांत होता है और ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं। अभी जोशुआ सारे स्टूडेंट से कहता है कि तुम लोगों को रुकने के लिए किसने कहा। तो हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स जोशुआ की आवाज को सुनकर थोड़ा डरते हैं, लेकिन एमसी की ब्लीडिंग को देखकर वो लोग और एमसी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तो हम जोशुआ को देखते हैं जिसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एमसी की तरफ जाते हुए कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें खुद मारूंगा। और तभी हम देखते हैं कि जोशुआ अपने पंच को रेडी करता है और एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि अपने जगह को पहचानो। लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं जो जोशुआ के पंच को ब्लॉक कर देता है। लेकिन जोशुआ का पंच इतना पावरफुल होता है जिस वजह से एमसी का एक हाथ ही टूट जाता है। तो एमसी अपने टूटे हुए हाथ को देखकर कहता है कि हाँ ये ठीक है, ये बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो खुद से ही अपने हाथ को सही करता है और कहता है कि हाँ इसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। तो हम जोशुआ के साथियों को देखते हैं जो ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि उसने खुद को ठीक कर लिया। तो दूसरा साथी कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ऐसा भी कर सकता है। तभी जोशुआ अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम कितने परेशान करने वाले कमीने हो। और जोशुआ एमसी के ऊपर फायर बॉल का अटैक कर देता है और कहता है कि नर्क में जाओ। लेकिन हम एमसी को देखते हैं एमसी को एक जरा सा भी टेंशन नहीं होता और एमसी अपने आइस मैजिक की मदद से जोशुआ के फायर मैजिक को काउंटर कर देता है, जिस वजह से जोशुआ का फायर बॉल वापस से जोशुआ की तरफ ही जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो फायर बॉल डायरेक्ट जोशुआ को हिट होता है, जिससे कि जोशुआ के पीछे खड़े उसके साथी भी जोशुआ के साथ बहुत दूर फेंक जाते हैं। जोशुआ और उसके साथी वहीं पे नॉक हो जाते हैं और उन लोगों का ये हालत देखकर स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स भी एमसी से डरने लगते हैं। फिर एमसी बाकी स्टूडेंट से कहता है कि क्या कोई इन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। हम देखते हैं कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी का टीचर आ जाता है और वो एमसी से कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या तुम एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बच्चे हो। और असल में ये टीचर कोई अच्छा टीचर नहीं है, बल्कि ये भी पास्ट लाइफ में एमसी को बुली किया करता था। तभी वो टीचर स्माइल करने लगता है और एमसी से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें और एक लेसन सिखाने की जरूरत है। हम एमसी को देखते हैं एमसी गुस्सा होते हुए उस टीचर से कहता है कि वे लोग वही थे जिन्होंने ये सब पहले शुरू किया। वो टीचर एमसी से कहता है कि तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ तो बिना कुछ कहे मेरे साथ चलो। स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एमसी के पीछे से कह रहे होते हैं कि वो फिर से उन्हें सर्व करने जा रहा है। इस बार मुझे आश्चर्य है कि उससे ठीक होने में कितना सप्ताह लगेंगे। लेकिन हम एमसी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और सोचता है कि आखिर ये क्या सिर दर्द है। एमसी को फिर से उसकी बॉडी की थोड़ी मेमोरी आती है जिसमें दिखाया जाता है कि वो टीचर एमसी को बुरी तरह से मार रहा होता है। तो एमसी गुस्सा होते हुए कहता है कि इसका मतलब ये इस बॉडी की पास्ट मेमोरीज थी, तो इसका मतलब ये है कि ये टीचर भी उन लोगों में से एक है जो इस बॉडी के पास्ट ओनर को पहले हार्म किया करता था। फिर हम उस टीचर को देखते हैं जो एमसी से कहता है कि मुझे इंतजार मत करवाओ, एक लोगों को हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तो मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं कि वो टीचर एमसी को अपने रूम में ले जाते हुए स्माइल कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे इस सड़े गले नेचर को बुरी तरह से हरा दूंगा। और फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो टीचर एमसी को अपने ऑफिस में ले आता है और ऑफिस का गेट लॉक कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो टीचर गुस्सा होते हुए एमसी से कहता है कि मैंने 3 दिन पहले ही तुम्हें एक बहुत टॉप लेसन सिखाया था। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो टीचर बुरी तरह से एमसी को मार रहा होता है। तभी वो
टीचर एमसी से कहता है कि तुम फिर से मुसीबत खड़ा कर रहे हो, तुम तो एक ऐसे पर्सन हो जो फिजिकल पनिशमेंट का मजा लेता है, तुम एक झूठे रॉयल हो। और फिर वो टीचर एमसी का और भी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम एक बदबूदार पर्सन हो, एक बहुत बड़े लूजर, तुम एक गद्दार के खून के नतीजे हो, लियाम के डिसेंडेंट बनने के लिए तुमसे ज्यादा कैपेबल और कोई नहीं था। और ये कहते हुए वो टीचर एक मैजिक करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि वो टीचर अपने मैजिक की वजह से एमसी को पकड़ लेता है और एमसी को एक दीवार पे हैंग कर देता है। और वो टीचर हंसते हुए एमसी से कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या तुम हमेशा की तरह आज रोओगे नहीं। और फिर वो टीचर अपनी बेल्ट को निकाल लेता है और कहता है कि एकमात्र काम जिसमें तुम अच्छे हो वो है सिर्फ रोना, गिड़गिड़ाना और भीख मांगना। लेकिन हम एमसी को देखते हैं जो उस टीचर का जवाब नहीं देता है। तो वो टीचर एमसी को देखकर थोड़ा हैरान हो रहा होता है और सोचता है कि आज थोड़ा सा अजीब है, वो कांप नहीं रहा है, क्या उसके दिमाग के साथ कोई गड़बड़ी है, ये कितना बोरिंग है। और मैंने सोचा कि मैं अपनी बोरियत को हटाने के लिए इसे पनिशमेंट दे सकता हूँ। और तभी वो टीचर अपने बेल्ट से एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि मुझे बस हमेशा की तरह रो कर दिखाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस टीचर का हाथ एक आइस गोलम पकड़ लेता है। हम उस टीचर को देखते हैं जो कि ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या चीज है। तभी उस टीचर को देखते हैं जो अच्छे से देखने के बाद समझ जाता है कि वो असल में एक आइस गोलम ने उस टीचर का हाथ पकड़ लिया है। तो फिर वो टीचर डर जाता है और फिर एमसी उस टीचर से कहता है कि मैंने देखा जब मैं बदल रहा था तब इस बॉडी के अंदर बहुत सारे कोड़े मारने के निशान थे। तभी एमसी जिस मैजिक के चेन से बंधा हुआ था उस मैजिक के चेन को तोड़ देता है और गुस्सा होते हुए उस टीचर से कहता है कि तो ये सब तुम्हारा काम था। और हम उस टीचर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डर गया होता है और कहता है कि प्लीज इसे रोक दो। लेकिन तभी एमसी इशारा करता है और वो गोलम उस टीचर के हाथ को और भी जोर से प्रेस करने लगता है और हम देखते हैं कि इससे वो टीचर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। तो फिर एमसी उस टीचर से कहता है कि अगर इसके बाद तुम बिना परमिशन के कुछ भी बोलोगे तो फिर तुम्हारा हाथ तोड़ दिया जाएगा। वो टीचर डरते हुए एमसी से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। तभी वो गोलम फिर से उस टीचर के हाथ को और भी ज्यादा प्रेस करने लगता है, जिससे कि वो टीचर और भी ज्यादा दर्द से चिल्लाने लगता है। एमसी गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे परमिशन के बिना कुछ भी मत बोलो, अब तुम्हारे बाएं हाथ की बारी है। हम उस टीचर को देखते हैं जो डर के मारे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तो फिर एमसी ये सब देखकर कहता है कि अच्छा, तो अब ऐसा लगता है कि इन सब से तुम्हें काफी चोट लगी है। खैर ये सब तो उनकी टीचिंग मेथड का एक हिस्सा था। तो एमसी देखता है कि उस टीचर को इतना दर्द हो रहा होता है कि वो अपने आवाज को रोक नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से वो टीचर अपने मुंह को एक हाथ से दाब के रखा होता है। तो फिर एमसी को देखते हैं, एमसी स्माइल करते हुए अपने टीचर से कहता है कि मैं देख रहा हूँ आप कह रहे थे कि कोड़े मारने से बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है। तो वो टीचर एमसी से पूछता है कि किस तरह का सबक सीखा जा सकता है। फिर एमसी अपने टीचर से कहता है कि उस बेल्ट से खुद को मारो। तो हम उस टीचर को देखते हैं जो डरते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा किसी भी हालत में नहीं कर सकता। तभी उस टीचर के एकदम पास से एक आइस क्रिस्टल पार होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि उस आइस क्रिस्टल को एमसी ने ही उस टीचर की तरफ फेंका था। तो फिर एमसी अपने टीचर से कहता है कि क्या तुम आइस एरो को लेना पसंद करोगे या फिर कोड़ों से मार खाना पसंद करोगे। अगर तुम आइस एरो के अटैक को झेलना चाहोगे तो फिर मैं तुम्हारी लाइफ की कोई भी गारंटी नहीं लूंगा। तो हम उस टीचर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं खुद से कोड़े मारूंगा। तो एमसी कहता है कि ठीक है, तो फिर तुरंत शुरू करो। तो हम उस टीचर को देखते हैं जिसका डर से बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो रोने लगता है। तो एमसी कहता है कि खैर अपने कपड़े उतारना मत भूलना। और फिर हम देखते हैं कि एमसी एक चेयर पे बैठा हुआ होता है और वो टीचर अपने घुटने पे बैठकर अपने सारे कपड़ों को उतार कर कोड़े मार रहा होता है खुद पर ही। और हम देखते हैं कि अब उस टीचर की पीठ पूरी तरह से लाल हो चुकी है कोड़ों के निशान से। तभी वो टीचर रुक जाता है और कहता है कि इतना काफी होना चाहिए, है ना। तो एमसी कहता है कि हाँ ठीक है, इसी तरह से 100 बार और मारो। और ये सुनकर तो वो टीचर पूरा शॉक्ड हो जाता है और डर के मारे रोने भी लगता है। लेकिन हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, उस टीचर ने खुद को इतने कोड़े मारे होते हैं कि वो जमीन पे गिर जाता है और वो टीचर रोते हुए सोच रहा होता है कि सब खत्म हो गया है, ये 100 गुना है। तो फिर एमसी उस टीचर से कहता है कि तुम इतनी राहत क्यों महसूस कर रहे हो, मेरा तुम्हें जाने देने का कोई भी इरादा नहीं है। और ये सुनकर तो वो टीचर फिर से शॉक हो जाता है और रोने लगता है। लेकिन हम एमसी के फेस को देखते हैं जो बिल्कुल ही सीरियस होता है और आज तो लगता है कि एमसी इस टीचर से अपने पूरे रिवेंज को एक ही बार में वसूल कर लेगा।
जाएगा। और एमसी के इस सीरियस फेस को देखते हुए वो टीचर इतना डर जाता है कि उसे क्या कहें, तुम ही देख लो कि इसकी फेस की हालत क्या हो चुकी है। फिर सीन चेंज होता है और हम स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और वो ऊपर देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी हमें एक आइस के टावर को दिखाया जाता है और उस टावर के ऊपर खड़ा होता है हमारा नंगा टीचर, और वो टीचर रोते हुए सबसे कह रहा होता है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो। और फिर हम एमसी को देखते हैं। एमसी कहता है कि सारे स्टूडेंट के सामने एक्सेप्ट करो कि तुम मेरे साथ पहले क्या किया करते थे और सबके सामने मुझसे माफी मांगो। तो वो टीचर एमसी से कहता है कि प्लीज मुझे पहले वो आप नीचे उतारो। तो हम एमसी को देखते हैं जो स्नैप करता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो आइस टावर मेल्ट होने लगता है। तो फिर वो टीचर और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये तो मेल्ट हो रहा है, और वो टीचर डर के मारे और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। तो फिर एमसी कहता है कि जल्दी एक्सेप्ट करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है वरना तुम्हारा पैर जमना बंद हो जाएगा। फिर हम उस टीचर को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हें फिजिकली पनिशमेंट देता था। तो एमसी कहता है कि इसे और भी ज्यादा डिटेल में बताओ। फिर वो टीचर रोते हुए कहता है कि मैं पहले एमसी को नंगा कर दिया करता था और उसे बेल्टों से बहुत ज्यादा मारता था। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो उस टीचर की तरफ देख रहा होता है। तो फिर वो टीचर और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं इसे एजुकेशनल गाइडेंस कहता था, लेकिन सच तो यह है कि ये सिर्फ मेरे पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए किया करता था। मैं अकेला वो पर्सन हूँ जो इस चीज में गलत था। एमसी ने तो कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उसे पनिशमेंट मिला करता था। मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ जिसे कोड़े मारने से बहुत ज्यादा मजा आता है। और फिर वो टीचर रोते हुए एमसी से कहता है कि मैंने सारे सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्लीज मुझे नीचे उतारो और प्लीज मुझे माफ कर दो। हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, वो तो कह रहे होते हैं कि वो पिट्स का तो बिल्कुल पागल है। तो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि अब वो स्कूल में और ज्यादा नहीं रह पाएगा। अगर वो पूरे स्कूल के सामने खुद को इस तरह से शर्मिंदा करता है तो फिर और वो स्कूल में टिक नहीं पाएगा। तो फिर एमसी उन सभी स्टूडेंट से कहता है कि क्या तुम लोग इस पर हंस रहे हो। हम उन सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एमसी के बात को सुनकर थोड़ा सा अकबका जाते हैं। अभी हम एमसी को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है कि क्या ये लियाम का डिसेंडेंट था, ये तो घिनौना है। तो हम बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एमसी की बातों को सुनकर थोड़ा डरने लगते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही बाकी स्टूडेंट्स ने एमसी के ऊपर अटैक किया था। तो फिर एमसी सारे स्टूडेंट्स से कहता है कि मेरी तरफ देखो, तुम सब लोग जो लोग भी लियाम के डिसेंडेंट वाले खेल में शामिल थे, उन लोगों का फ्यूचर भी इस टीचर की तरह ही होगा। जो भी मुझे हार्म करने की कोशिश करते हैं, मैं उस हर एक पर्सन से रिवेंज लूंगा। तो इस पर्सन के पाप में कौन भागीदार है। और फिर हम देखते हैं कि एमसी एक डरावना सा लुक बनाते हुए सारे स्टूडेंट से कहता है कि तुम लोगों के लिए डर कर चुप रहना समझदारी की काम होगा। तो हम बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एमसी को देखकर बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। तभी हम जूसवा और उसके साथियों को देखते हैं, वो लोग भी एमसी से कुछ नहीं कहते और वो सब भी पिटे हुए दिख रहे होते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही एमसी ने उन सभी को पीटा होता है। तो हम जूसवा को देखते हैं जो मन ही मन सोच रहा होता है कि वो कमीना है और वो मुझसे मजाक कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जूसवा के पीछे एक लड़की खड़ी होती है और वो लड़की कहती है कि ये सब कितना बुरा है। तभी सीन चेंज होता है और हमें टीचर्स के हेड ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। तो हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो एमसी से कहता है कि तुमने जो आज किया वो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था। एक स्टूडेंट के द्वारा अपने टीचर को पब्लिकली शर्मिंदा करना एकेडमी के इस्टेब्लिश होने के बाद से ये पहला बार हुआ है जब किसी स्टूडेंट ने अपने टीचर को इस तरह से शर्मिंदा किया है। तो हम और एक टीचर को देखते हैं, वो एमसी से कहता है कि तुम्हारे इस एटीट्यूड को क्या हो गया है। लेकिन हम एमसी को देखते हैं जो गुस्से से उन टीचर्स की तरफ देख रहा होता है और एमसी के फेस को देखकर वो टीचर्स भी बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। तभी एमसी कहता है मैंने उसे उस तरह से शर्मिंदा किया, उसका एक रीजन है, क्योंकि वो मेरे साथ अन्याय कर रहा था। टीचर ने मुझे बहुत बार फिजिकल पनिशमेंट दी है और वो टीचर वो सब सिर्फ अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए किया करता था। तो हम उन तीनों टीचर्स को देखते हैं जो लोग स्माइल कर रहे होते हैं और वो प्रिंसिपल एमसी से कहता है कि सोचो तुम ऐसा कहोगे। और इन तीनों टीचर के स्माइल को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ये टीचर्स एमसी के साइड नहीं लेंगे, क्योंकि ये लोग भी बुरे लोग हैं। वो प्रिंसिपल कहता है कि ये तो बहुत बुरा है, वो टीचर तो एक बहुत रिस्पेक्टफुल टीचर है, उस तरह के टीचर्स कभी भी फिजिकल पनिशमेंट का सहारा नहीं लेते हैं। तो एमसी कहता है कि आप लोग नहीं मानेंगे, भले ही उसने सारे स्टूडेंट के सामने ये खुद एक्सेप्ट किया। तो टीचर एमसी से कहता है कि तुमने उसे झूठ बोलने के लिए
मजबूर किया। और मैं बता रहा हूँ गाइस, ये जो टकला टीचर है एमसी इसका टकला ही फोड़ेगा। तभी वो टीचर कहता है कि टीचर कहलकर ये आपकी जिम्मेदारी है। तो टीचर कहलकर उसी टीचर से कहती है कि हाँ मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। और फिर टीचर कहलकर कहने लगती है कि एमसी हमेशा से झूठ बोलने के लिए आगे रहा है। कुछ मंथ्स पहले वो मेरे पास आया और बताया कि उसके क्लासमेट्स उसे परेशान कर रहे हैं। तो हम प्रिंसिपल को देखते हैं, वो गुस्सा होने की नाटक करता है और एमसी से कहता है कि इसीलिए हमारे एकेडमी में ना ही तो फिजिकल पनिशमेंट दिया जाता है और ना ही किसी को धमकाया जाता है। और ये वो टीचर खुद एमसी को धमकाते हुए कह रहा है। अभी हम टीचर कैलकर को देखते हैं, वो स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और तभी हम टीचर कैलकर को देखते हैं जो इविल स्माइल करते हुए कहती है कि वो सिर्फ इसीलिए नापसंद है क्योंकि वो उदास है, लेकिन वो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाता है और उसे बदमाशी कहता है। तभी हम एमसी को देखते हैं जो गुस्से से टीचर कैलकर के पास आ जाता है और कहता है कि दूसरे शब्दों में आप ही वो टीचर हैं जिसने मेरे हेल्प के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया था। तो टीचर कैलकर एमसी से कहती है कि क्या तुम फिर से किसी टीचर को धमका रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों टीचर उस डायरेक्टर के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि डायरेक्टर प्लीज एमसी को एक्सपेल कर दिया जाए। अभी हम उस डायरेक्टर को देखते हैं जो इविल स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर टीचर कैलकर एमसी से कहती है अगर मुझे सही से याद है तो फिर तुम्हारा सपना नेशनल रिकवरी मेज बनना था, है ना। तो मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये तुम्हारे सपने का अंत है। तो हम एमसी को देखते हैं जो आराम से बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि तो ये है काय का ड्रीम। तभी वो डायरेक्टर एमसी को कहता है कि आज से तुम इस एकेडमी से एक्सपेल हो रहे हो। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि कोई पर्सन डायरेक्टर ऑफिस के गेट को नॉक करता है। तो डायरेक्टर पूछते हैं कि क्या है। तभी एक पर्सन अंदर आते हुए कहता है बीच में आने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन डायरेक्टर एक अर्जेंट मैसेज है। और फिर हम देखते हैं कि वो पर्सन डायरेक्टर के पास आते हुए डायरेक्टर के कान में कुछ कहता है। तो डायरेक्टर शॉक होते हुए कहता है कि तुमने अभी क्या कहा। तभी हम डायरेक्टर को देखते हैं जो एकदम से शांत हो जाता है। और तभी डायरेक्टर एमसी से कहता है कि इस बार मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। और ये सुनकर तो वो दोनों ही टीचर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो हम टीचर कालकर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या क्या आपका कहने का मतलब है कि आप उसे एक्सपेल नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। तभी टीचर कैलकल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये कितना बेतुका है, इस स्टूडेंट ने एक निर्दोष टीचर को लगभग मार डाला था। तभी वो डायरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने डेस्क के ऊपर पंच करते हैं और कहते हैं कि सब चुप हो जाओ, ये लॉर्ड किथ का ऑर्डर है। और ये सुनकर तो टीचर कैलकल भी शांत हो जाती है और एमसी भी सोच रहा होता है कि किथ। और गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि लॉर्ड किथ असल में किंग है जो कि एमसी के फादर है, क्योंकि एमसी एक प्रिंस है। अभी हम डायरेक्टर को देखते हैं जो एमसी को अपने डायरेक्टर ऑफिस से बाहर निकालते हुए कहता है कि ठीक है अब तुम सब बाहर जा सकते हो। तो एमसी कहता है कि मुझे धक्का देना बंद करो। और फिर एमसी सोच रहा होता है कि मुझे बाहर निकाल दिया गया, उस डायरेक्टर का हार्ट अचानक से चेंज क्यों हो गया, और वो वुमन क्या वो काय के रिवेंज का नेक्स्ट टारगेट है। और तभी एमसी आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मुझे काय के मेमोरीज को अच्छे से एक्सेस करना होगा। तभी कोई एमसी का आवाज देता है। तो फिर एमसी जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि एमसी के सामने एक लड़की खड़ी होती है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और एमसी उस लड़की को जैसे ही देखता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और एमसी को अपना पास्ट याद आ जाता है। जब सभी लोग एमसी को मार रहे होते हैं तब वो लोग कह रहे होते हैं कि इसे एब्सोल्यूट किंग की तरह सर्व करो। तभी एमसी मरते हुए उन लोगों को गालियां दे रहा होता है। तो उनका लीडर कहता है कि वॉयलेट इसे और भी ज्यादा मारो। तो हम देखते हैं कि वॉयलेट कहती है कि जैसा तुम कहो। तो फिर वॉयलेट मैजिक करने लगती है और एमसी को और भी ज्यादा मारने लगती है। तभी उनका लीडर कहता है कि बस मेरी नजरों से गायब हो जाओ और उसे उस दरार में धक्का दे देता है। और गाइस मैं यहाँ पे इस बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं अब से अगर फ्लैशबैक की मेमोरी दिखाई जाएगी तो फिर लीडर ही कहूंगा, तो तुम लोग समझ लेना। और तभी हम देखते हैं कि एमसी उस दरार में गिरने लगता है और उनका लीडर कहता है कि तुम्हें इन्फिनाइट टाइम तक स्ट्रगलिंग करना होगा। और फिर एमसी की टीम को दिखाया जाता है जिसमें हम वॉयलेट को देखते हैं जो स्माइल कर रही होती है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और वो लड़की एमसी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो हम एमसी को देखते हैं जो उसे देखकर एकदम ही सीरियस फेस बनाए होता है। फिर एमसी बताता है कि 100 मेंस यूनिट का एक वॉरियर जो मेरे
साथ कैलेमिटी डीमन से फाइट करता था और फिर उसने मुझे धोखा दे दिया। 100 मैंस यूनिट के वॉरियर्स को उनकी पावर और मेमोरीज विरासत में मिली है और वो लोग हर 300 साल बाद रेनकार्नेटेड होते हैं। ये लड़की जो मेरे सामने खड़ी है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये वॉयलेट की रेनकार्नेशन है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो क्यूट सा फेस बनाते हुए एमसी से कहने लगती है कि तुम, लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं जो उस लड़की को दीवार के पास ले जाता है और डराते हुए कहने लगता है, ये सोचना कि तुम खुद को मेरे सामने इनोसेंट दिखाओगी, इससे तुमको तुम्हारी पनिशमेंट से छुटकारा मिल जाएगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। लेकिन हम उस लड़की को देखते हैं जो एमसी को देखकर शर्मा रही होती है और वो एमसी को कुछ भी जवाब नहीं देती है। तभी एमसी उस लड़की को वॉयलेट कहता है तो फिर वो लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और एमसी से कहती है कि वॉयलेट कौन है। तो फिर एमसी स्माइल करता है और गुस्साते हुए उस लड़की से कहता है कि तुम आसानी से हार नहीं मानोगी, है ना वॉयलेट? क्या तुम अब भी ये सोच रही हो कि तुम इस ट्रिक से मुझे धोखा दे सकती हो? और तभी हम देखते हैं कि एमसी उस लड़की का गला पकड़ लेता है। तो फिर वो लड़की अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट करते हुए एमसी से कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी उस लड़की के मैजिक को देखकर थोड़ा हैरान होता है। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए एमसी के ऊपर अपना अटैक कर देती है, लेकिन हम एमसी को देखते हैं जो उसके अटैक से इजीली बच जाता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से एमसी उस लड़की से दूर हट जाता है। तो फिर एमसी उस लड़की से कहता है कि तुम्हें अभी भी हिम्मत है कि तुम इतना बड़ा झूठ बोल सको, और फिर तुरंत ही तुमने मुझ पर विंड गॉड के उस पावर से अटैक किया जो तुमने मुझसे चुराया था। लेकिन हम उस लड़की को देखते हैं जो एमसी के हाथों से छुटकर डीप ब्रेथ ले रही होती है। लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं जो एमसी उस लड़की की तरफ आते हुए कहता है कि लेकिन ये पावर तुम्हारे लिए बेकार है क्योंकि तुम इस पावर को अच्छे से कंट्रोल भी नहीं कर पाती, तुम इसके रियल पोटेंशियल के 10% भी यूज नहीं कर सकती, इसीलिए तुम इस पावर के लायक नहीं हो। और फिर एमसी अपना मैजिक एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं इस पावर को वापस ले लूंगा। फिर एमसी उस लड़की से अपना विंड मैजिक वापस लेने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एमसी को कुछ फील होता है और एमसी की मैजिक कैंसिल हो जाती है। तो हम देखते हैं कि एमसी के मुंह से ब्लड भी आने लगता है। और तभी एमसी जमीन पे गिरते हुए सोच रहा होता है कि उसने पहले ही बहुत ज्यादा मैजिक इस्तेमाल कर लिया है। तो फिर एमसी कहता है कि मैं इस बॉडी के लिमिट तक पहुंच चुका हूँ, मेरा ये बॉडी शीशे की तरह लग रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी अपने आंखें खोलता है तो एमसी के सामने एमसी का बटलर और वही लड़की खड़ी होती है। तभी एमसी जैसे ही जागता है वो लड़की एमसी के पास आ जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम जाग गए। तो एमसी गुस्सा होते हुए इस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हें अभी उठना नहीं चाहिए। तभी एमसी उसके हाथ को झटकते हुए कहता है कि मुझे छूना मत। तो हम देखते हैं कि वो लड़की पीछे हट जाती है। तभी एमसी का बटलर एमसी से कहता है कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन जिस लड़के ने आपकी अभी अभी जान बचाई है उससे इस तरह से बात करना बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होता है। तो एमसी कहता है कि तुमने कहा कि उसने मुझे बचाया। तो बटलर बताता है कि लेडी ब्रिजेट ने तुम्हारे बेहोश होने के बाद तुम्हें ठीक किया और तुम्हारे महल तक भी लाई। तो गाइस इस लड़की का नाम ब्रिजेट है। तो हम एमसी को देखते हैं जो खुद को देखते हुए सोच रहा होता है कि मेरे घाव सचमुच में भर चुके हैं, लेकिन उस हालत में वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। तो एमसी कहता है कि वॉयलेट तुम मुझसे, तभी एमसी कहता है कि वॉयलेट तुम क्या प्लान बना रही हो। तो वो लड़की एमसी से कहती है कि तुम मुझे वॉयलेट क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी क्लासमेट ब्रिजेट हूँ, आप मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझे भूल गए हो। तो एमसी ब्रिजेट से कहता है कि तुम कब तक ये तमाशा जारी रखने का प्लान बना रही हो, तुम ही हो जो भूलने की बीमारी का नाटक कर रही हो। तुमने विंड गॉड के पावर का इस्तेमाल किया जो तुमने मुझसे पास्ट लाइफ में चुराया था। तो ये दावा करना कि तुम कोई और हो ये बिल्कुल बेकार है, जबकि तुमने खुद ही प्रूव कर दिया कि तुम वॉयलेट हो, तुम वॉयलेट की रेनकार्नेशन हो। तो हम ब्रिजेट को देखते हैं, वो कहती है कि क्या तुम्हारी आवाज के साथ क्या हुआ, तुम काय नहीं हो, है ना। तो हम एमसी को देखते हैं जो शांत हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है। और फिर एमसी ब्रिजेट को अपने पास लाते हुए कहता है कि मैं वही हूँ जो 1200 साल पहले था, तुम एक गद्दार हो, मैं वो लियाम हूँ जिसे तुमने उस दरार में बंद कर दिया था। हम ब्रिजेट को देखते हैं, वो सौखते हुए कहती है कि लियाम हिल वो लेजेंड। तो हम एमसी को देखते हैं जो थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये सच कह रही है, इसे उस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी हम एमसी को देखते हैं जो ब्रिजेट के फेस को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे मत बताओ क्या तुम सचमुच में। तभी हम देखते हैं कि एमसी के ऊपर एक अटैक होता है जिससे कि एमसी ब्रिजेट को छोड़ देता है।
अभी एमसी का बटलर एमसी से कहता है कि प्लीज उस लेडी के साथ रफ बिहेव करना बंद कीजिए। उस बटलर को देखते हैं जो ब्रिजेट को प्रोटेक्ट करते हुए अपना ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और ये देखकर एमसी भी थोड़ा शॉक्ड होता है। तो एमसी सोचता है कि इसका मतलब कि ये कोई ऑर्डिनरी बटलर नहीं है। तभी एमसी अपने बटलर से कहता है कि तुम किसके साइड पे हो। तो वो बटलर कहता है कि मैं हमेशा आप ही के साइड पे हूँ, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, और यही कारण है कि मैंने इसमें कदम रखा और आपने कहा कि काय अब यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये कि इस बॉडी के अंदर लियाम हिल की सोल है, ना कि काय की। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी भी शांत हो जाता है। तभी वो बटलर कहता है कि इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, प्लीज हमें समझाइए। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी उस बटलर का कोई भी जवाब नहीं देता और एकदम शांत होता है। तभी वो बटलर कहता है अभी करंट टाइम में इस बॉडी के अंदर जो सोल है क्या वो लॉर्ड काय का नहीं बल्कि लियाम हिल का है। तो एमसी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें काय और मेरे उस पेन के बारे में बताऊंगा जिससे कि हम सफर करते हैं, ये कुछ इतना भयानक है। और एमसी सोच रहा होता है कि उन लोगों को रेनकार्नेशन में कोई भी डाउट नहीं है। खैर मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड है। और फिर एमसी बताता है कि 100 मेंस यूनिट वो है जो क्लेमिटी डीमन से फाइट करता है। उनके रेनकार्नेशन के बाद उनकी मेमोरीज उन्हें विरासत में मिलती है, इसीलिए उनके पास अपने हर पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती है और ये 1300 साल पहले से चलता आ रहा है। फिर ब्रिजिट कहती है कि क्या वो पावर जो मेरे पास विंड गॉड का है वो चोरी नहीं हुई थी, तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे डर है कि मुझे इस बारे में कोई भी मेमोरीज याद नहीं है। अगर ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपने पास्ट लाइफ में किया था तो फिर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फिर ब्रिजेट रोते हुए एमसी से कहती है कि मैं तुरंत ही आपको विंड गॉड की पावर को वापस लौटा दूंगी। तो हम एमसी को देखते हैं जो एकदम शांत होता है और तभी एमसी स्माइल करने लगता है। फिर एमसी कहता है कि बेशक मैं अपने पावर को वापस ले लूंगा, लेकिन मेरा इरादा इसे अभी खत्म करने का नहीं है। हम ब्रिजेट को देखते हैं, वो एमसी की बातों को सुनकर थोड़ा डरने लगती है। तभी बताया जाता है जब मैं क्लेमिटी डीमंस के साथ फंसा हुआ था 1300 साल तक मैंने जिस पेन से सफर किया है, मैं उन गद्दारों को भी उस पेन का अनुभव कराऊंगा। और फिर एमसी ब्रिजेट से कहता है कि मुझे ठीक करना एक गलती थी, तुम मेरे बदला लेने की कोशिश से बचने की कोशिश कर रही हो। मैं मानता हूँ कि तुमने अपनी याददाश्त को खो देने का नाटक किया है, तो मुझसे कोई भी मर्सी का उम्मीद मत रखना। लेकिन इस सिचुएशन में मैं मानता हूँ कि उसे सचमुच में भूलने की बीमारी है, तो मुझे सबसे पहले उसकी यादें वापस दिलवानी होगी, वरना बदला लेने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। और फिर एमसी कहता है मैं माइंड रीड करने वाले मैजिक से तुम्हारे अंदर के मेमोरीज को देखूंगा। लेकिन तभी एमसी नोटिस करता है कि एमसी अपने माइंड रीड मैजिक को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता है। तभी एमसी का बटलर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि आप सिर्फ एक ही मैजिक कर सकते हैं और वो है आइस मैजिक। मेरा मानना है कि आपका आइस मैजिक भी बहुत कमजोर है। तो एमसी सोचता है कि अरे यार, मैं इतना सिंपल स्पेल भी नहीं कास्ट कर सकता हूँ, मेरी ओरिजिनल बॉडी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सबसे पहले मेरे करंट सिचुएशन में मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि मैं ब्रिजेट से उसकी विंड गॉड के मैजिक को वापस लेने के लिए भी मैजिक नहीं कर सकता। अभी एमसी वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं अपने मैजिक को मास्टर करने के लिए ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, मैं तुमसे बदला उसके बाद लूंगा। तो ब्रिजेट और उसका बटलर एमसी से कहता है कि तुम्हें अभी हिलना डुलना नहीं चाहिए, प्लीज तुम अच्छी तरह से आराम करो। तो फिर एमसी का बटलर कहता है कि अगर ये सिर्फ माइंड रीडिंग स्किल की बात है तो फिर मैं इसमें मास्टर हासिल कर लूंगा, तो प्लीज मुझे परमिशन दीजिए कि मैं इसमें आपकी मदद करूँ। हम एमसी को देखते हैं, एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग किंग दूसरे के ऊपर रिलाई करूंगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। जब तक मैं अपनी स्किल्स को मास्टर नहीं कर लेता तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। और हम देखते हैं कि एमसी वहां से जाने लगता है और फिर एमसी जाते हुए अपने बटलर से कहता है कि कुछ टाइम के लिए मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। और सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं कि एमसी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी एमसी सोचता है कि काय की मैजिक पावर किसी भी तरह से कम नहीं है, नहीं बल्कि मैजिक पावर तो उसके ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि एक मौका है कि वो मुझसे आगे निकल जाए। अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले मुझे इस कमजोर शरीर को स्ट्रांग बनाना होगा, इसीलिए मैं इस बॉडी को पावरफुल मैजिक का आदी बना दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी की मैजिक पावर खत्म हो जाती है, जिस वजह से एमसी के मुंह से फिर से ब्लड आने लगता है। लेकिन एमसी हार नहीं मानता और कहता है कि अभी नहीं, और एमसी फिर से अपने मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है। तभी हम एमसी के बटलर को देखते हैं जो एमसी के लिए खाना लाया होता है, और वो बटलर एमसी से कहता है कि बस बहुत हो गया, प्लीज आप रुक जाइए, अगर आप अपनी बॉडी पर ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो फिर आप मर भी सकते हैं। लेकिन एमसी का बटलर नोटिस करता है कि एमसी उसकी बातों को नहीं सुन रहा होता है। तो
तो एमसी का बटलर भी सोचता है कि मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है। वो अकेला खड़ा है अपनी विल पावर से, इस तरह का कंसंट्रेशन। तो हम देखते हैं कि वो बटलर एमसी के खाना को वहीं पे साइड में रख देता है और कहता है कि ये एक ऐसा डिश है जिसके इंग्रेडिएंट्स में मैजिकल पावर को स्टेबल करने की एबिलिटी है। मैं इसे यहीं पे रख दे रहा हूँ, प्लीज अपनी मदद खुद से कीजिए। फिर हम एमसी को देखते हैं जो अभी भी अपनी मैजिक का ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एमसी का मैजिक बढ़ने लगता है। तो फिर एमसी एक स्पेल कास्ट करता है। तो हम देखते हैं कि एमसी का स्पेल इस बार एक्टिवेट हो जाता है और एमसी अपने मैजिक को कर पा रहा होता है। तो फिर एमसी कहता है कि ठीक है, इसका मतलब कि अब मेरी पावर वापस आ चुकी है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी स्माइल करते हुए सोच रहा होता है कि भले ही ये लो लेवल का मैजिक है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं इस मैजिक को मास्टर कर चुका हूँ। 2 दिन से कम टाइम में ही मैंने माइंड रीडिंग मैजिक को एब्सॉर्ब कर लिया। जैसा कि मैंने सोचा था, इस बॉडी की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तभी एमसी साइड में देखता है तो एमसी के लिए खाना रखा हुआ होता है। तो एमसी जैसे ही अपने खाना को देखता है, एमसी को याद आता है कि वो बटलर आया था और एमसी के लिए खाना रख कर गया है। तो एमसी कहता है कि मुझे धुंधला धुंधला सा याद है, और एमसी सोच रहा होता है कि ये उतना जरूरी भी नहीं है। और तभी एमसी को उसकी फ्लैशबैक का मेमोरी याद आता है। तो हम देखते हैं कि जब काय दूसरों से बुली होकर अपने काशल में आता था, तब एमसी का बटलर हर बार एमसी के सामने आ जाया करता था। तो एमसी अपने बटलर से कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना एक वर्थलेस मास्टर बनने के लिए। फिर एमसी हंसते हुए अपने बटलर से कहता है कि अगर तुम कभी भी इस महल को छोड़ना चाहो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए एक इंट्रोडक्शन तैयार करूंगा। मुझे बताने से एक जरा सा भी हिचकना मत। तो वो बटलर एमसी से कहता है कि मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, मैं आपके साइड में ही रहूंगा। तो हम करंट टाइम में एमसी को देखते हैं, जिसे जैसे ही ये सब याद आता है, एमसी थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि तो ये काय की मेमोरीज थी। और हम देखते हैं कि एमसी वहीं बैठ जाता है और अपने बटलर के लाए खाने को खाने लगता है और सोच रहा होता है कि क्योंकि मैंने उसे बहुत टाइम तक नजरअंदाज किया, वो लगभग पूरी तरह से सड़ चुका है, तो ठीक है। और हम देखते हैं कि एमसी सारे खाने को खा लेता है। तो एमसी कहता है कि अब जब मेरा पेट भर चुका है तो मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। तो फिर एमसी अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी एमसी नोटिस करता है कि उसके महल की दरवाजे खुला हुआ है। तो एमसी जैसे ही आगे जाता है, एमसी को फ्लोर पर ब्लड मिलता है। तो फिर एमसी उसका जांच करता है और एमसी सोचता है कि ये तो खून जैसा है, जैसा कि मैंने सोचा था। फिर हम देखते हैं कि एमसी अपने महल के अंदर जाता है तो देखता है कि उसका बटलर घायल पड़ा होता है। तो फिर एमसी जैसे ही उसे घायल देखता है, एमसी उसे उठा लेता है और कहता है कि बटलर, मैं तुम्हें तुरंत ठीक कर दूंगा। लेकिन हीलिंग मैजिक एक हाई लेवल मैजिक है, जिस वजह से एमसी हीलिंग मैजिक को नहीं कर पा रहा होता है। और एमसी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और एमसी सोच रहा होता है कि मैं अपने करंट स्टेट में हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। और एमसी कहने लगता है कि सुनो बटलर, मैं अभी एक डिटेक्टिव को बुलाता हूँ और तुम एक हीलर की आने का इंतजार करो। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक हीलर उस बटलर को हील कर रहा होता है और वो हीलर एमसी को बताता है कि इस बटलर के ब्लीडिंग और फ्रैक्चर्स को हीलिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता था। जहां तक कि इसके ऊपरी घाव और दर्द का सवाल है, इसके ठीक होने में लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा। तो फिर एमसी उस हीलर से पूछता है कि उसके राइट साइड के आई का क्या हुआ। तो वो हीलर कहता है कि अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं था कि उसकी आई हीलिंग मैजिक से ठीक हो पाए। तो एमसी सोच रहा होता है कि मैं दुश्मनों के अपने महल के अंदर आने को सेंस भी नहीं कर सका, इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो हम देखते हैं कि वो हीलर वहां से चला जाता है। तो फिर एमसी उस बटलर के पास खड़ा होता है और तभी वो बटलर एमसी से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं आपको कभी इन चीजों के लिए परेशान करूंगा। तो एमसी अपने बटलर से कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें चोट पहुंचाने वाला कौन था। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी किसी और के घर के सामने खड़ा होता है और हम एमसी के फेस को देखकर समझ रहे हैं कि ये उसी एनिमी का घर है जिसने कि उसके बटलर को चोट पहुंचाया था। तभी एमसी बहुत गुस्से में होता है, जिस वजह से एमसी एक मैजिक कास्ट करता है और वहां पे एक बहुत बड़ा आइस का ब्लेड आ जाता है। तभी हमें उस महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। असल में एमसी जिस महल के बाहर में खड़ा था वो जोशुआ का महल था और हम जोशुआ को देखते हैं जो डिनर कर रहा होता है। अभी हम जोशुआ को देखते हैं जो कि पानी पी रहा होता है और अचानक से उसका पूरा महल शेक होने लगता है, जिस वजह से जोशुआ बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी जोशुआ खड़ा होता है और बोलता है कि किसकी ये करने की हिम्मत हुई। और जोशुआ कहने लगता है कि आखिर क्या चल रहा है। तो गाइस, हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था और नेक्स्ट एपिसोड में जोशुआ को भी पता चलेगा कि आखिर उसके महल के साथ क्या हो रहा है।
तो ये देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। और अगर तुम लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।